तो चलिए आज बात करते हैं उस पॉलिटिकल अर्थक्वेक की जिसने दिल्ली से पंजाब तक पूरी सियासत में जैसे हलचल मचा दी है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नेताओं का पार्टी बदलना नहीं है, नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही सोची समझी कहानी की बस शुरुआत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक ऐसी राजनीतिक चाल है जिसके तार आप यकीन मानिए बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक का सेंटर कहाँ था, इसकी असल वजह क्या थी, और सबसे जरूरी, इसके झटके, इसके आफ्टर शॉक्स कहाँ-कहाँ महसूस किए जाएंगे। आज हम एक एक करके इसी की परतें खोलेंगे। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। 7 राज्यसभा सांसदों का एक साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो जाना, यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब अचानक नहीं हुआ। नहीं, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये बीजेपी की एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। बीजेपी के लिए ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा था। मतलब एक ऐसा मूव, एक ऐसा कदम जिससे एक साथ कई पॉलिटिकल टारगेट्स को हिट किया जा सके। तो सवाल ये है कि वो टारगेट्स आखिर थे क्या? देखिए, इसके पीछे कई लक्ष्य थे। पहला तो ये कि पंजाब, दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों में एएपी को कमजोर किया जाए। दूसरा, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करना। तीसरा, अपना खुद का वोट बेस बढ़ाना। और हाँ, साथ ही साथ पूरे विपक्ष को एक कड़ा मैसेज देना कि हम कितने पावरफुल हैं। अब देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी सफल होती है जब आपके पास सही लोग हों। तो इस पूरे खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन थे और बीजेपी के लिए वो इतने जरूरी क्यों थे? आइए जानते हैं। इस पूरी कहानी में 3 चेहरे सबसे अहम हैं। पहले, संदीप पाठक। इन्हें एएपी के संगठन की रीढ़ माना जाता था। फिर राघव चड्ढा, जिन्हें कभी पंजाब का सुपर चीफ मिनिस्टर तक कहा जाता था, और खबरें थीं कि वो पार्टी लीडरशिप से कुछ नाखुश चल रहे थे। और तीसरी हैं स्वाति मालीवाल, जो कहा जा रहा है कि पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थीं। इन तीनों का एक साथ जाना एएपी के लिए एक जबरदस्त झटका था। इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक का सबसे पहला और शायद सबसे गहरा असर पड़ा पंजाब पर। तो चलिए जरा पंजाब की पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं कि वहां क्या बदला। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये अपने आप में कहानी कहते हैं। पंजाब में बीजेपी का वोट शेयर वो तो बढ़ रहा था। विधानसभा में 6.5% से बढ़कर लोकसभा चुनाव में 18.5% तक पहुंच गया। लेकिन यहां एक पेंच है, इतना वोट मिलने के बाद भी सीट 0, एक भी नहीं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ वोट पाना काफी नहीं था, उन्हें एक नई, एक अलग रणनीति की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं से बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी सामने आती है। शहरी वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए राघव चड्ढा जैसा चेहरा, और ग्रामीण इलाकों में, गांवों में अपनी पकड़ बनाने के लिए रवनीत बिट्टू का इस्तेमाल। ये एक डुअल स्ट्रैटेजी थी ताकि हर तरह के वोटर तक पहुंचा जा सके। तो पंजाब में बीजेपी का असली मकसद क्या है? असल में चड्ढा और पाठक जैसे नेताओं के जरिए ऐप के अंदरूनी नेटवर्क में सेंध लगाना और 2027 के चुनावों से पहले पार्टी को भीतर से ही कमजोर कर देना। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। पंजाब के बाद इस भूकंप के झटके गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भी महसूस किए गए। ये वो राज्य हैं जहां एएपी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। गुजरात की बात करें तो वहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। एएपी के लिए वहां होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक सेमीफाइनल की तरह थे। ऐसे में ये दल बदल उनके लिए एक बड़ा साइकोलॉजिकल झटका है। ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि बीजेपी इन राज्यों को लेकर इतनी परेशान क्यों थी। गुजरात के सूरत में 27 सीटें जीतना या गोवा में 2 विधायक बनाना, ये दिखा रहा था कि ऐप की जो नेशनल एम्बिशंस हैं वो सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, और इस दल बदल ने ऐप की इसी बढ़ती ताकत पर सीधा हमला किया है। अब बात करती हैं इस कहानी के सबसे बड़े प्रभाव की, मतलब नेशनल लेवल पर पावर की इक्वेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इससे पहले कि हम आंकड़ों की बात करें, ये समझना जरूरी है कि राज्यसभा इतनी अहम क्यों है। देखिए, ये संसद का ऊपरी सदन है। यहाँ पर कोई भी जरूरी कानून पास कराने के लिए सरकार को बहुमत यानी मेजॉरिटी की जरूरत होती है।
तो इस दल बदल के बाद राज्यसभा में अकेली बीजेपी की ताकत बढ़कर 113 सांसदों की हो गई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। लेकिन रुकिए, पूरी कहानी अभी बाकी है। और जब हम बीजेपी के साथियों को यानी पूरे एनडीए को इसमें जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा 150 के मैजिक नंबर के बेहद करीब पहुंच जाता है। और ये नंबर राज्यसभा में पावर के बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार के लिए अब राज्यसभा में जरूरी बिल पास करवाना और अपनी लेजिस्लेटिव एजेंडे को आगे बढ़ाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये भारतीय राजनीति में बढ़ती अस्थिरता का एक संकेत है? खैर, इसका असली जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।